नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, और वहां पर आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय रहेंगे, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, हिंदू नरसंहार पर विपक्ष मौन है, विपक्ष चुप है, उनको नजर नहीं आ रहा। और वामपंथी पत्रकार यूट्यूबर तो मैंने आपको हर रोज बताया, दिखाया, समझाया कैसे चुप्पी साध के बैठा है और जश्न मना रहा है कि देखिए वहां पर शेख हसीना को भागना पड़ा, ऐसा भारत में भी हो सकता है। विपक्ष भी ऐसा ही कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। और लीजिए, अगला मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड में संशोधन से विपक्ष को मिर्ची लग गई है। हम तो कहते हैं वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है? भारत में इसकी आवश्यकता क्या है? ऐसा कोई हिंदू बोर्ड आपको नजर आया क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन चलिए, एक पहल है, शुरुआत है सरकार के द्वारा, इसके बारे में बताएंगे मिर्ची क्यों लगी। फिर आगे बढ़ेंगे। खेल में राजनीति, खेल में राजनीति की आवश्यकता नहीं है। और जो दुख है विनेश फोगाट का, उससे हम सहमत हैं। किसी की भी जिंदगी में, किसी के करियर में, उसके खेल के अगर करियर की बात करें, इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कोई भी नहीं कर पाएगा। उनके लिए हमारी संवेदना, हम उनके साथ खड़े हैं उस बहन के। लेकिन मुख्य तौर पर इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये खिलाड़ी के करियर का मामला है। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। नीरज लाएंगे गोल्ड, हमें पूरी उम्मीद है। और कुछ देर बाद जब मैच होगा, जब इवेंट होगा, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, सुदर्शन न्यूज पर आपको ब्रेक करके दिखाएंगे। पहले आप तक खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा दिल्ली में उद्धव ठाकरे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल का मैच जीता है। आप सोचिए, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। आज सभी के मन खुश हैं, सभी के दिल खुश हैं। कल विनेश फोगाट को लेकर लोग जो परेशान थे, अब वो परेशान उतने नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक खुशी का एक जो है उदाहरण मिल गया है, एक कारण मिल गया है। अमन शेरावत हो, चाहे हॉकी का ये मैच हो, जहां पर ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए, कांस्य पदक जीतने की हार्दिक बधाई देते हुए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये भारतीय टीम देखिए जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। और ये एक तरीके से आप सोचिए, मनोबल बढ़ाता है पूरे देश का, देशवासियों का, प्रोत्साहित करता है यहाँ के छात्रों को, यहाँ के खिलाड़ियों को और पूरी देश की जनता को कि जब एक मेडल भारत के नाम आता है और हॉकी में मेडल आया है, ये गर्व की बात है। भारत का खेल है ये। भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। ये दोनों गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर में दागे। इसके साथ ही भारत के खाते में 4 मेडल हो चुके हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में सबसे अधिक 10 गोल दागे हैं। जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पीआर श्रीजेश को कंधों पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि श्रीजेश 20 सालों से खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रॉन्ज जीतने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की जीत पर बधाई दी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया था वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो हम टीम इंडिया को, जो कि टीम इंडिया हॉकी टीम इंडिया है, उसको हम बधाई देते हैं और कहते हैं ऐसे ही आप जो देश के लिए मेडल हैं वो लाते रहिए, अवार्ड्स लाते रहिए और पूरा देश आपके साथ है। इस आपकी खुशी में हम आपके साथ हैं। जैसे विनेश फोगाट के दुख में देश उनके साथ था, इस खुशी में हम आपके साथ हैं। तो कंधे से कंधा मिलाकर पूरा देश एक साथ चल रहा है। और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो बधाइयों का सिलसिला है, परिवार वाले खुश हैं, खुशी के आंसू उनकी आंखों से नजर आए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई सबसे पहले ब्रेक करके। तो ये तस्वीर भारत के खाते में 4 मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल और आ गया है, वो भी आ चुका है ओलंपिक से। कोई छोटी बात नहीं है ओलंपिक से मेडल लेकर आना। हॉकी टीम ने यह मैच जिता दिया है। देखिए, मेडल तो आ ही रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, कभी हार कभी जीत, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बड़े मुद्दे जो देश को प्रभावित करते हैं, देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, देश की जनता को प्रभावित करते हैं, उनमें से एक बड़ा मुद्दा वक्फ मुद्दा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस इस बिल को संविधान की मूल भावना और मुस्लिमों के खिलाफ बता रही है।
तो बीजेपी इसे मुस्लिमों के लिए जरूरी बता रही है। वक्फ बोर्ड की मनमानी की शिकायतें लगातार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिल रही थी। किरण रिजिजू ने जवाब भी दिया। इन शिकायतों और शिया, बोहरा और अहमदिया मुसलमानों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ही सरकार ने यह संशोधन प्रस्तावित किया है। वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों के खास वर्ग के कब्जे, यानी एक स्पेशल वर्ग जो है, एक छोटा सा वर्ग, उसी का कब्जा था। उसके कब्जे और वक्फ की मनमानी का विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन पहले की यूपीए सरकार ने इन शिकायतों का निपटारा करने की बजाय 2013 में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर दिया और संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए, शक्तियां बढ़ा दी, जिसके कारण इन शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा था। फिलहाल बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। देखिए वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के लिए सरकार के फैसले पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। सालों से मजहब के नाम पर पैसे से लेकर जमीन और संपत्तियों से लेकर विशेषाधिकारों की मलाई खाई जा रही है। वक्फ बोर्ड के बड़े पदों पर बैठे रसूखदार मौलानाओं की मनमानियों पर अब मोदी सरकार चाबुक चलाने के लिए तैयार है। अरबी भाषा में वक्फ का मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। लेकिन खुदा के नाम पर धन इकट्ठा करते करते आज वक्फ बोर्ड करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की माने तो बोर्ड के पास कुल 6 लाख एकड़ वक्फ भूमि है। वक्फ बोर्ड के पास 7,85,934 चल अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ बोर्ड की कुल जमीन का बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है। वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। कांग्रेस राज में बिना किसी रोक टोक के मजहब के नाम पर अथाह संपत्तियां और शक्तियां इकट्ठा करने वाला वक्फ बोर्ड सरकारी और अन्य संपत्तियों पर भी अपना दावा जता चुका है। वक्फ तमिलनाडु के तिरुचेथुरई गांव पर अपना मालिकाना हक जता चुका है। कावेरी किनारे स्थित 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर को वक्फ बोर्ड अपना बता चुका है। कर्नाटक में वक्फ ने 2.35 लाख करोड़ की जमीन लूट की। लखनऊ के बालागंज में 100 करोड़ की जमीन पर वक्फ का कब्जा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की करीब 4% संपत्तियों पर कब्जा है। आज देश में बेलगाम संपत्तियों का लूटपाट कर रहे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ावा साल 2023 में यूपीए की सरकार ने ही दिया था, जब यूपीए ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर इन्हें असीमित अधिकार दे दिए थे, जिसके मुताबिक संपत्ति विवाद पर सरकार और कोर्ट वक्फ के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जमीन विवाद पर कुछ भी साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। वक्फ को अपना हक साबित करने के लिए सबूत या दस्तावेज नहीं देना होता। कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे वापस नहीं ले सकते। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार देने वाले 2013 के इन्हीं कानूनों में संशोधन करते हुए आज सरकार की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में बिल पेश किया। प्रस्तावित बिल में सरकार द्वारा कुल 40 संशोधन किए गए, यानी बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए, जिनके प्रस्तावों के अनुसार वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं की भी भूमिका हो। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर स्तर अधिकारी फैसला ले। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराए। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कराए। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की जांच हो। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो। बोहरा समुदाय और अघा खानी के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड गठन किया जाए। बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल डाटाबेस के जरिए किया जाए। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव बोर्ड में न सिर्फ महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदायों को वक्फ बोर्ड में मजबूत करेगा, बल्कि बोर्ड को उन कुछ चंद लोगों में एक छत्र राज से भी मुक्त करेगा
जो मजहब के नाम पर और गरीब मुसलमानों का भला करने के नाम पर अब तक अपनी झोलियां भरते आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न जो पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर देते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की सख्त जरूरत थी या नहीं। जरूरत थी तो हाँ में जवाब दीजिए। 98% लोगों ने, ये देखिए 98% लोगों ने कहा कि हाँ संशोधन की जरूरत थी और 2% लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं। और देखिए इसमें मुसलमानों का भी वोट है, वो भी चाहते हैं कि भाई इसमें संशोधन हो जाए। तो भाई जब मुसलमान चाहते हैं तो फिर परेशानी किसको है। हम तो कहते हैं वैसे खासतौर पर ये बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। देश का कानून सभी के लिए अच्छा है, बढ़िया है, कोई वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है हमें। वक्फ बोर्ड की बात की, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर अब नए पीएम शपथ भी ले लेंगे कुछ समय बाद, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन हिंदुओं के साथ वहां पर जो बर्बरता हो रही है, आरक्षण के बहाने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद भी हिंसा नहीं रोक रहे हैं, हिंसा लगातार कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा अब तक कितने ही हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है और ना जाने कितनी हिंदू महिलाओं को मुस्लिम कट्टरपंथी उठा कर ले गए हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों का कहर इतना बेरहम है कि वो लोगों को जिंदा जला रहे हैं और बांग्लादेश में बेकाबू हो चुके हालात ने अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है। सबसे ज्यादा प्रताड़ना हिंदुओं को झेलनी पड़ रही है। लेकिन विपक्ष मौन है, मुंह पे ताला लगा है, एकदम मुंह बंद है उनका। बात बात पर राजनीति करने वाले विपक्ष को बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, होने दो, चलता है। कानून व्यवस्था के नाम पर बांग्लादेश में कुछ भी नहीं बचा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 3 दिन हो चुके हैं। वहां अब भी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों में लूटपाट हुई। बांग्लादेश में एक हिंदू काउंसलर की हत्या हो चुकी है। इन सब के बीच भारत में सियासत गरमाने लगी है। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। खुर्शीद शिक्षाविद मुजिबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसी भारत में भी हो सकती है। अब बात निकली तो दूर तलक गई। खुर्शीद की सोच का संक्रमण पार्टी के दूसरे नेताओं तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी बांग्लादेश संकट पर विवादित बयान दे डाला। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई थी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। सज्जन सिंह वर्मा के भाषण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जब इंदौर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने यह बात कही। राष्ट्र नीति से ऊपर राजनीति को रखकर भड़काऊ बयान देने वालों की लिस्ट लंबी है, आगे दिखाएंगे आपको। लेकिन इन बयानबाजियों पर विवाद शुरू हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। इंदिरा गांधी ने 1975 में तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर आपातकाल की आत्मा घूम रही है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मारना, विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर मारना, इस पर कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे हैं। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच कैसी है। उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते थे कि इस देश में आग लगेगी, दंगे होंगे, प्रधानमंत्री पर हमला होगा। कांग्रेस पार्टी जो देश का मुख्य विपक्ष है, क्या यही चाहती है? वो चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार की अराजकता को फैलाकर निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या भारत में बांग्लादेश दोहराने का षड्यंत्र चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
खबर आपने देखी, इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हिंदुओं के नरसंहार को विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है क्या? ये लीजिए, यहां पर भी 95% जो है वो यहां पर पोल का उत्तर आया है। ये बहुमत कह रहा है, प्रचंड बहुमत कह रहा है कि हिंदुओं के नरसंहार को विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, नजरअंदाज नहीं कर रहा। बहुत कम लोग हैं। तो देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर विपक्ष जब मौन है तो सोचिए कितनी बड़ी ये राजनीति है। एक चुप रहना भी बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है, और देश इसको भी सुन रहा है। और भारत सरकार पर भी लगातार हम लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, उन हिंदू बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा, उन हिंदू भाई बहनों को बचाना पड़ेगा, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। सोचिए, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, ये छोटा सा पाकिस्तान, ये छोटा सा बांग्लादेश। चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा शामिल है। सभी राज्यों में चुनाव के अलग अलग मायने हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। चुनाव की तैयारी पर कल निर्वाचन आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। तो चुनाव कमीशन से तो क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, और कुछ कंसर्न्स हैं हमारे सिक्योरिटी के लिए, उसके बारे में भी बात होगी, और कुछ इश्यूज हैं कि इलेक्शंस की जो है वो फेजिंग कैसे की जाए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। जो जम्मू में हालात बने, आपको लगता है कि इलेक्शन होना चाहिए इस हालात में? मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत है कि जिसमें इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन तो जितनी जल्दी हो जाएंगे उतना ही बेहतर है। आपको बता दें कि चुनाव के संबंध में शीर्ष कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जहां जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी लगातार अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही पिछले 2 महीनों में जम्मू संभाग में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस दिन से धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब भारत चुनाव आयोग 4 दिन के दौरे पर यहाँ आ रहे हैं। हमारी उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और यहाँ पर चुनाव शुरू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, पड़ोसी देश में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उससे उसका असर भारत पर क्या पड़ता है, और विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। यह तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर भले ही कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक स्टैंड सामने नहीं आया है, लेकिन उनके नेता लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। सीनियर नेता सलमान खुर्शीद पहले ही इसको लेकर भड़काऊ बयान दे चुके हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। अब कुछ इसी तरह का बयान मणिशंकर अय्यर की तरफ से भी आया है। मणिशंकर अय्यर ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं। ये बात कांग्रेस नेता ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कही है। आगे उन्होंने कहा कि यहां लोगों के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है, इसलिए हमें बांग्लादेश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो शक बांग्लादेश में लोगों के मन में आया वो बाहर भी उभरा, लेकिन यहां अभी शुरू नहीं हुआ है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता मोदी को बुलेट से हराना चाहते हैं। बुलेट से हराने के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बैलेट नहीं, बुलेट से हराने के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मोदी विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी अब देश का विरोध करने लगी है। और आपको ये भी याद होगा एमपी के सज्जन वर्मा जो हैं, उनके द्वारा किस तरीके का बयान दिया गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ अब भारत का नंबर है, घर में
पीएम के आवास में घुस सकते हैं ये लोग, ये ऐसी ऐसी धमकियां देना और भारत का नंबर बोलना, विपक्ष आखिर किस तरीके की राजनीति कर रहा है। जबकि आप सोचिए, कांग्रेस की तरफ से बोला गया है जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड होगा, लेकिन कुछ नेता ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं जो कि एक तरीके से देश विरोधी बयान के रूप में आप उनको समझ सकते हैं कि आखिर पीएम आवास पर क्या हमला कर लिया जाएगा, क्या पीएम आवास में घुसना कोई बर्दाश्त कर पाएगा, जो बांग्लादेश में हो रहा है। और ये भी तो बांग्लादेश की तस्वीर देखिए जहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर। जमाते इस्लामी जैसी पार्टी, बीएनपी जैसी पार्टी जो कि कट्टरपंथी पार्टियां बताई जाती हैं, उनके द्वारा ये सब किया जाना बिल्कुल ये दुखी कर देता है और जो विपक्ष का स्टैंड है वो भी थोड़ा सा चौंका देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास का ऐलान किया, लेकिन राजनीति करने वाले इस मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। बता दें कि हुड्डा ने हाल ही में विनेश फोगाट को राज्यसभा सीट दिए जाने की मांग की थी। इस पर बबीता फोगाट ने आरोप लगाए कि संवेदनशील मामलों में भी कांग्रेस राजनीति करने से पीछे नहीं हटती है। बबीता फोगाट ने एक्स के माध्यम से लिखा कि आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढना कोई कांग्रेस से सीखे। बबीता ने आगे कहा कि एक तरफ देश विनेश के पेरिस ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने की दुखद खबर से उभर नहीं पा रहा है, दूसरी ओर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता ने विनेश की हार के ऊपर राजनीति करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चैंपियनों की चैंपियन करार दिया है। बबीता यही नहीं रुकी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में इतनी चैंपियन है कि उसे खिलाड़ियों के दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अनुसार ये बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक बात है। आगे बबीता फोगाट ने सवाल पूछा कि भूपेंद्र हुड्डा को पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा भेजा था। हुड्डा साहब सिर्फ कुर्सी पाने के पीछे हैं, उन्हें ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सारे आरोप जो हैं बबीता की तरफ से, बबीता फोगाट की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं। तो देखिए आखिर मेडल मिला नहीं मिला, वहां पर ओवरवेट हो गई, चलिए ठीक है 100 ग्राम, उनका दिल टूटा, देश का भी तो दिल टूटा, लेकिन इस पर राजनीति करने की आवश्यकता क्या थी? यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। की घोषणा की है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आज मैं मानती हूँ कि विनेश ने जो संन्यास की घोषणा की है, कहीं ना कहीं आज हमें भी दुख है इस बात का, और हम कोशिश करेंगे कि विनेश जब आती है तो उनसे बातचीत करके बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको इस फैसला लेने से पहले मैं कहूंगी कि विनेश को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और गेम को जो है कंटिन्यूस रखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये कहा है कि राज्यसभा में विनेश फोगाट को उम्मीदवार बना सकते हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पहले तो ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर कितने खिलाड़ियों को उन्होंने जो है राज्यसभा भेजा था। और दूसरी बात, खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी छोड़ दें। और कभी बाप बेटे का समर्थन कर देता है और बेटा बाप का समर्थन कर देता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हुड्डा साहब तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए लगे हुए हैं और उसी की लालसा के लिए कभी बेटे को कुर्सी पे बैठा देता, कभी बाप बेटा दोनों मिलके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने घर में राजनीति कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाप बेटा मिलकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार के अंदर ये राजनीति इस तरह की ना घुसाएं और परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को, दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को ना तोड़ें। तो देखिए विपक्ष कर रहा है राजनीति, और ये तो देखिए बबीता फोगाट की तरफ से कह दिया गया। अब इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विनेश के संन्यास पर विपक्ष कर रहा है राजनीति, 90% 90% लोग हाँ बता रहे हैं, 10% लोग ना बता रहे हैं। तो इस खबर पर जो आपकी प्रतिक्रिया होती है वही हम आपको दिखाते हैं। विपक्ष राजनीति कर रहा है, 90% लोग ऐसा मानते हैं। ये सभी तस्वीर जो है, सारी तस्वीर आपके सामने।
पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण अयोग्य होने के बाद रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को आज यानी 8 अगस्त को अलविदा कह दिया, संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी लिखी। उनके इस फैसले से पूरा देश दुखी है। वहीं उनके इस फैसले से पहले मेडल पर भी आज सुनवाई होनी है। ऐसे में भारत के लिए अब भी मेडल की आस बाकी है। कुल मिलाकर भले विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया हो, लेकिन मेडल की आस अब भी बाकी है। इसको लेकर CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स फैसला सुनाएगा। दरअसल पेरिस ओलंपिक्स में विनेश की सिल्वर की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि उनके मेडल पर आज शाम तक फैसला आना था। अब क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल अयोग्य करार देने के बाद भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने CAS में अपनी अपील की थी, जहां उन्होंने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। इस दौरान विनेश ने कहा कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने फाइनल मुकाबला खेलने की भी इजाजत मांगी थी, जिसे CAS ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फाइनल मुकाबले को टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब उनके सिल्वर मेडल की मांग पर फैसला होना है। खेल मामलों की कोर्ट लोकल समय के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे फैसला सुनाएगा। अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो IOC को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा, यानी 50 किलोग्राम वर्ग महिला कुश्ती के फाइनल मैच में हारने वाली रेसलर के साथ ही विनेश को भी संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र संस्था है। इसका काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना है। 84 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय निकाय काम खेल से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का ये काम करता है। तो CAS में अभी भी स्पोर्ट्स की जो इनकी उम्मीद है मेडल की, वो देखी जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्या उनकी किस्मत में होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरी देश उम्मीद में बैठा है कि कम से कम उनके पास एक मेडल आए। सिल्वर मेडल की उम्मीद जो है वो अभी भी जागी हुई है। हाँ, उनको मैच नहीं खेलने दिया गया और जो कि रूल होते हैं, ये भी ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कहा गया, उसको भी मानना पड़ा। और दुखद ये रहा कि संन्यास विनेश फोगाट की तरफ से ले लिया गया। ये बिल्कुल दुख की बात है और पूरा देश उनके साथ इस मामले में दुखी नजर आ रहा है, जो कि बेहद सभी के लिए ऐसी बात है। अगर भारत के पास मेडल आ जाता तो भारत और भी खुश होता। सिल्वर के बाद गोल्ड की भी उम्मीद थी, पर कम से कम सिल्वर तो आना चाहिए। चलिए, पेरिस से ओलंपिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उम्मीद बहुत जगी है, गोल्ड की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल का मैच जीत लिया है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। तो वहीं पेरिस में चल रहे ओलंपिक का आज 13वां दिन है। देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज मैदान में देश के गोल्डन बॉय यानी नीरज चोपड़ा उतरेंगे और फाइनल मुकाबला खेलेंगे। आज देशवासियों की निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई हैं। नीरज के माता पिता ने बताया कि वो बेटे के मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं, काफी एक्साइटेड हैं। देश भर में नीरज का प्रदर्शन देखने की तैयारी जो है वो भी हो चुकी है। तो क्या नीरज चोपड़ा एक मेडल लेकर आ सकते हैं? खैर, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर आप समझेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे ओलंपिक का आज 13वां दिन है। सभी देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मैदान में देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा उतरेंगे और फाइनल मुकाबला खेलेंगे। आज देशवासियों की निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई हैं। नीरज के माता पिता ने बताया है कि वो बेटे के मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। घर पर भी मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि फाइनल रात 11:40 पर शुरू होगा। इस बार भी देश को नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद है। 6 अगस्त को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंच गए थे। नीरज चोपड़ा को ग्रुप बी में रखा गया था, जहां उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर दूर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां भी काफी शानदार रही हैं। नीरज चोपड़ा ने 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में ही साउथ एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल, 2017 में हुई एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, 2022 में हुए डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता।
वहीं 2023 में हुए डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, 2022 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और 2023 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नीरज अब इन एशियन चैंपियनशिप से लेकर सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब को 2 बार हासिल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पानीपत के छोटे से गांव खंडरा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। अब दुनिया सहित पूरे भारत की निगाहें गोल्डन बॉय नीरज पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। नीरज चोपड़ा दिलाएंगे भारत को पहला गोल्ड। 99% लोगों ने हामी भरी है, कह रहे हैं हाँ नीरज चोपड़ा लेकर आएंगे भारत के लिए पहला गोल्ड। और हम भी आशा करते हैं कि अब जल्द गोल्ड भारत के पास आ जाए और ये अब संभव नजर भी आ रहा है। नीरज चोपड़ा के मामले में खास तौर पर, विनेश फोगाट के मामले में भी उम्मीद जताई जा रही थी गोल्ड आ सकता है, लेकिन अब नीरज चोपड़ा से ही हमें उम्मीद है, देश को उम्मीद है कि गोल्ड लेकर आएंगे ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा। अगली खबर का रुख करते हैं। देश विदेश की और भी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चेन्नई पुलिस ने बुधवार को तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के सिलसिले में वकील और तमिलनाडु युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एन अश्वत्थमन को गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले ही 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अश्वत्थमन हिस्ट्री शीटर नागेंद्रन का बेटा है जो वेल्लोर सेंट्रल जेल में बंद है। आर्मस्ट्रॉन्ग हत्या मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक विशेष टीम ने उसे हिरासत में लिया है। इस बीच उसकी गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु युवा कांग्रेस ने अश्वत्थमन को तुरंत निष्कासित कर दिया और आज उसे अपनी प्राथमिक सदस्यता से हटा भी दिया। ये सोचिए, हटा भी दिया, निष्कासित भी कर दिया। कांग्रेस ने यह कहते हुए पार्टी से उनको निष्कासित किया कि उसके कार्य पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ असंगत पाए गए। पिछले हफ्ते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें सिटी पुलिस के पूर्व होमगार्ड स्वयंसेवक टी प्रदीप और माथुर के वकील बी शिवा शामिल थे। बता दें कि पश्चिमी चेन्नई के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर पी विजय कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने पिछले कुछ महीनों से अश्वत्थमन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी। तो आर्मस्ट्रॉन्ग हत्या मामले में कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर सियासी जो सेट है वो तेज है, माहौल जो है वो गर्म है। पूरी राजनीतिक चौसर में सभी सियासी दल दांव पेच आजमाने का खाका भी खींच चुके हैं ताकि जीत सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश की उस योजना को महाराष्ट्र में लॉन्च कर दिया है जिसने मध्य प्रदेश में तमाम सियासी अटकलों और आंकड़ों को ध्वस्त कर एक बार फिर सरकार बनाई थी। दरअसल महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना को बड़ा आधार बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसको लॉन्च कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी, क्या ठीक उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ये अपना असर दिखाएगी या नहीं। हालांकि दिल्ली आकर उद्धव ठाकरे ने इस योजना को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बुधवार को इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात में इसका जिक्र कर आगे की रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली दौरे पर आए शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखिया उद्धव ठाकरे ने इस पूरी योजना पर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिस लाडली बहन योजना के माध्यम से महायुति सरकार 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर रही है वह एक धोखा है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब इस सरकार के पास कुछ नहीं बचा तो इस तरह से धोखे की बात की जाने लगी है। महाराष्ट्र की सियासत में इस योजना का असर कितना होगा ये तो चुनाव और उसके परिणाम बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष में जिस तरीके से इस योजना पर हमला बोल दिया है उससे सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की जरूर हो रही है कि मध्य प्रदेश के इस गेम चेंजर प्लान से महाराष्ट्र सरकार अपनी नींव को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत 1500 रुपए महीने देगी तो उस 15 लाख का क्या होगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की बात कही थी। तो देखिए ये पूरा जो मामला है राजनीति का वो बड़ा हो चुका है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो आपसे सवाल पूछा वो भी आपको बता दें। रंग लाएगा उद्धव ठाकरे का दिल्ली अभियान।
17% लोग हाँ कह रहे हैं, 83% लोग ना कह रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं लाएगा रंग उद्धव ठाकरे का दिल्ली अभियान। इसी के साथ आज जनमत में आपके फेवरेट शो में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।